हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये क्लास 6 साइंस बुक है और जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं चैप्टर 4 है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 1 है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखें। लकड़ी से क्या क्या चीज़ बन जाती है उसके नाम लिखने हैं। तो आप सभी को पता है, कुर्सी, मेज, बल्ला, डबल बेड, स्टूल, अलमारी, ये सब लकड़ियों से बनी हुई चीज़ें हैं। इसमें 5 ही बोला है, इसीलिए ये 6 बताया गया है। और भी बहुत सारी होती है जो लकड़ियों से बनी हुई होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो इसमें बोल रहा है चमकदार पदार्थों का चयन करना है जो चमकते हों। तो आप सभी को पता है कि कांच की जो भी चीज़ें होती है चमकती है। स्टील के चम्मच, स्टील के बर्तन वगैरह भी चमकते हैं। ठीक है, तो चमकने वाली चीज़ होगी कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। अब प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिन्हें उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे वस्तुएं दे दी गई है एक साइड, और एक साइड आपको पदार्थ के नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अब ये देखना है कि वस्तु जो है पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते। ये जो है पुस्तक है, ये बनती किस चीज़ से है? हाँ, एक मिनट, सॉरी। ये जो पुस्तक है वो किस चीज़ से बनती है? तो पुस्तक जो है हमारा कागज़ से बनती है, यानी कागज़ होंगे तभी तो पुस्तक बनेगी। और गिलास, आप सभी को पता है कि गिलास जो है किस चीज़ से बनते हैं? तो कांच से भी बनते हैं। स्टील के भी गिलासें होती हैं, कांच की भी होती हैं। ठीक है, पर यहाँ हम जो हमारा पदार्थ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किस चीज़ से क्या चीज़ बनते हैं। ये होगी कुर्सी। कुर्सी किस चीज़ की होती है? तो आप सभी को पता है कि कुर्सी लकड़ी की बनती है या फिर प्लास्टिक वगैरह की भी बनती है। पर यहाँ हमें दे रखा है खिलौने। प्लास्टिक, जो एक कुर्सी वाली प्लास्टिक होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुर्सी लकड़ी की कर देते हैं। खिलौना जो हो गया वो हो गया हमारा प्लास्टिक का, हो जाएगा खिलौना। ठीक है, और जूते हो जाएंगे चमड़े के। अब नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख करना है। अब क में दे रखा है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। अब क्या अब ये सही है या गलत है? जांच कीजिए। तो ये कथन असत्य है। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबर इरेजर में नहीं होती है। ये बिल्कुल आपका सही है। सॉरी, नोटबुक ये आपका सही है। और चाक जल में विलीन हो जाता है। अब बताइए क्या होगा इसका? चाक जो है जल में विलीन हो जाता है, तो ये गलत है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बिल्कुल सही है। और चीनी जल में विलीन नहीं होती है, तो चीनी तो जल में विलीन हो जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और तेल जल के साथ मिश्रणीय होता है, ये गलत है आपका। ये भी मैं बोलती जा रही हूँ, आप अपना लगाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लगा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, बालू यानी रेत जल में निस्सादित हो जाते हैं, तो ये सही है आपका। और सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थ के नाम दिए गए हैं। जैसे
जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए जैसे गोला, आकृति या अन्य आकृति। खाद्य या अखाद्य में इसको ये करना है, डिवाइड करना है। जैसे हम जल को ले लेते हैं तो जल का तो ये कोई भी आकृति नहीं होता है, क्योंकि जल जो होता है जिस बर्तन में डालेंगे, जहाँ पे डालेंगे उसी की आकृति ये ले लेता है। और ये खाद्य पदार्थ हो गया क्योंकि हम इसे पीते हैं। जल हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। बास्केटबॉल कैसा होता है आप सभी को पता है कि गोल होता है और ये अखाद्य होता है, इसे खाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। संतरा हो गया, ये भी गोल होता है, खाद्य पदार्थ है। चीनी, छोटे छोटे चीनी के जो टुकड़े होते हैं घनाभ के आकार के होता है आप सभी ने देखा होगा, ये भी खाद्य पदार्थ है। ग्लोब गोल होता है, आप सभी ने देखा होगा, यह अखाद्य है। सेब अंडाकार आकार का थोड़ा सा होता है, खाद्य पदार्थ है। मिट्टी का घड़ा गोल होता है, अखाद्य पदार्थ है, ठीक है। आपका क्वेश्चन से 6 है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए तथा जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। अब यहाँ पे स्पंज, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक सीक, पंख आदि जल में तैरती है और ये सभी पदार्थ तेल में भी तैर जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। जैसे अब कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। अब इसमें मेल जो नहीं खाता है, जो सबसे अलग है उसको बताना है। तो आप सभी को पता है कि कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी ये सब लकड़ी के बने होते हैं, पर इन सबसे डिफरेंट क्या इसमें दिख रहा है आपको? तो बच्चा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर बच्चा। अब ख में है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। आप सभी देख रहे हैं कि इसमें फूल के नाम दे रखे हैं, पर एक जो नाव है ये इसमें अलग दे रखा है। अब एल्युमिनियम, आयरन, तम्मा, चांदी और एक दे दिया है रेत। तो इसमें क्या है, रेत अलग है। अब घ में चीनी, नमक, रेत। चीनी, नमक, रेत, कापर सल्फेट। इसमें भी आपका रेत जो है ये अलग दे रखा है, ठीक है। तो ये था इतना 4th जो चैप्टर था हमारा, उसमें इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर अपनी किताब खोल के लगाएंगे उसमें तो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, आप 5 चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। वेट कीजिए थोड़ा। ये चैप्टर 5 है, पदार्थों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखें। ये बोल रहा है जैसे क्वेश्चन में कि कोई भी 2 मिश्रण को अगर एक हो गए गलती से या फिर अनजाने में, तो उससे अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित कारणों में मिश्रण में उपस्थित अणु को अलग करने की आवश्यकता पड़ी। मिश्रण में से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरण, चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्तियों को अलग करना। मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरण, गेहूं या चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरण, सीरा में से चीनी के रवे प्राप्त करना, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। ये सब उदाहरण है। अब इसमें बोल रहा है 2 उदाहरण देने के लिए, ठीक है। तो चीनी तथा चाक पाउडर का मिश्रण, इसे जल में घोल कर पश्चात छान कर अलग किया जा सकता है। फिर विलयन का वाष्पन करके चीनी अलग प्राप्त हो जाती है। नमक चूर्ण तथा रेत को जल में घोल कर छान कर रेत अलग करते हैं, तत्पश्चात निस्यंदन को उबाल कर नमक प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? निष्पावन क्वेश्चन आ गया है, ठीक है।
तो क्वेश्चन, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। जैसे एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे से हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ा कर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों का ढेर लग जाता है। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत में अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। अब इसमें कह रहा है निष्पावन, आसान भाषा में समझ लीजिए। तो जैसे ये हमारे घरों में सूप होता है गाँवों में, ठीक है, सूप से फटका जाता है। जैसे गेहूँ को फटका जाता है तो उसमें जो भी भूसा वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। या फिर पहले ज़माने में लोग उसे उसाई करते थे, पंखा चला के, अब तो लोग कर ले रहे हैं, या फिर अब तो मशीनों द्वारा ही हो जा रहा है, ठीक है। उसे निष्पावन कहते हैं। पकाने से पहले दालों के किसी नमूनों से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? ये दाल को बोल रहा है कि उसमें अगर भूसे और धूल है तो उसे कैसे पृथक करेंगे, अलग करेंगे। तो उसको दाल को धो देंगे, धोने के बाद भूसा ऊपर आ जाता है, पानी गिरा देंगे, धूल भी निकल जाएगा, ठीक है। तब उस तत्पश्चात हम उसको पकाएंगे। यहाँ पे दे रखा है दालों तथा भूसों कंकड़ को तो हाथ से निकाल देंगे, ठीक है। अलग दालों को अनिच्छित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, दाल की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसी कारण इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है। कंकड़ अगर हो तो हाथ से निकाल सकते हैं, या फिर उसको धो देंगे तो भी भूसा निकल जाता है और जो धूल होती है वो निकल जाती है। छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? छानना वह विधि है जिसमें विभिन्न आकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं। भूसे के रूप में अनिच्छित छननी में रह जाती है, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छननी के छिद्र से नीचे निकल जाती है। आटा छानने, गेहूँ छानने तथा अन्य और समान आकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। रेत तथा जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? तो इसमें सिंपल है, रेत अगर जल को मिश्रण कर दिया गया है तो आसानी से हम उसमें उसको कुछ देर छोड़ देंगे। अब देख लेते पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जा सकता है। एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो। इस मिश्रण को भली भांति हिलाओ। अगर मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो, इसका निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग की पेंदी पर एकत्र हो गए और जल ऊपर की ओर आ गया। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो। ध्यान रहे कि जल विचलित ना होने पाए। इस विधि को निथारना कहते हैं। इस प्रकार से रेत को अलग किया जा सकता है। वही बात है, जैसे जल और रेत हो तो उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो रेत जो होती है भारीपन के कारण वो नीचे बैठ जाती है और फिर जल पूरा साफ हो जाता है और फिर हम धीरे धीरे जल को निकाल लेंगे। उसके बाद रेत को भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? तो आटे तथा चीनी को हमें अलग करना है तो वही चालन द्वारा, वो चलनी जो होता है उससे करके हम दोनों को अलग कर सकते हैं। आटा हमारा नीचे आ जाएगा और जो चीनी है वो चलनी में ही रह जाएगा, ठीक है। अब पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल यानी गंदे पानी
और तुम गंदे पानी को साफ पानी में लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हो। एक बीकर लो, उसे आधे गंदे पानी से भरो। अब एक फिटकीरी के छोटे टुकड़े को एक धागे में बांधकर बीकर के जल में लटकाकर उसे घुमाओ। घुमाने की क्रिया 1 मिनट तक की। अब फिटकीरी को विलयन से बाहर निकाल लिया, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रखें। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए और पानी साफ हो गया। इस साफ पानी को दूसरे थाली बीकर में उड़ेल दे। बात वही है जो रेत और पानी को अलग किया गया था, वैसे ही हम गंदे पानी को भी कुछ देर छोड़ के उसे साफ कर सकते हैं। ठीक है, ये साफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो थ्रेसिंग। अब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो निस्यंदन कहलाती है। समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है? तो वाष्पन। जब पंकिल जल यानी गंदा जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लिया जाता है। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। अब जो 9 में है, सत्य और असत्य है। दूध और जल के मिश्रण के निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो दूध और जल को नहीं किया जा सकता है। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पादन द्वारा पृथक किया जा सकता है? जी नहीं। चाय की पत्तियों की चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है? हाँ। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है? तो ये भी आपका सही है। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिला कर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं हो। आप शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? इस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। हम बर्फ़ को चीनी घोलने के बाद में डालेंगे। जब बर्फ़ के बाद में शिकंजी को डाला जाता है तो उसमें चीनी को अधिक मात्रा में घोली जा सकती है। इसका कारण यह है कि बर्फ़ पिघलकर द्रव अवस्था धारण कर लेती है, जिससे उसमें चीनी की और मात्रा को घोला जा सकता है। ठीक है, ये हमारा था चैप्टर 5। ये भी ख़त्म। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें।